कृष्णकांत जी, आपसे ही शुरू करें? जी, बिल्कुल। तो जैसे मैंने मेरा नाम तो बता ही दिया और आपको पता ही है कि मेरा नाम कृष्णकांत है जी। और मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। और जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी की बातें करते हैं, ज़िंदगी की किस्से सुनेंगे, तो वैसे ज़िंदगी नहीं लेकिन ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, जिसे हम रिश्ते कहते हैं, तो उन रिश्तों पे लिखा है। तो ओके। मेरी ये जो कहानी है वो ऐसे ही किन्हीं रिश्तों के बारे में बताती है और इसका टाइटल है नीम। ये कहानी है एक नीम की। तो ये ऐसे है कि मेरे ननिहाल में एक बड़ा-सा पेड़ है। मेरे ननिहाल में एक बड़ा-सा पेड़ है, एक ऐसा पेड़ जिसने मानो सदियाँ देखी हो, जीवन का हर उतार-चढ़ाव देखा है। ये कहानी उसी पेड़ की है। वही पेड़ जिसने कभी कुछ माँगा ही नहीं किसी से, बस दिया है छाँव, लकड़ियाँ और खुशियाँ। और हाँ, बदले में लिया भी है पत्थर और कुल्हाड़ी की मार। वो पौधा अनायास ही उगाया था मेरे ननिहाल के अहाते में। जैसे ही ज़मीन से उस पौधे ने पत्तियाँ निकाली, बच्चों ने खुश होकर पूरे घर में खबर फैला दी। चारों तरफ खुशियाँ थी कि आंगन में एक पौधा लगा है। और अपनी ही पहली कोपल के साथ सबने बड़े-बड़े सपने सजा लिए। सबके प्यार और स्नेह से पौधा बढ़ने लगा। लेकिन क्या प्यार और स्नेह काफ़ी था? जड़ें तो उसने खुद ही फैलाई थी, धूप उसने खुद ही सही थी, पतझड़ भी और ठंड भी। ठीक है, चलो मान लेते हैं सिर्फ प्यार और स्नेह से बढ़ा था। फिर एक दिन यूं ही किसी की नज़र पड़ी उस पे और पता चला कि वो पौधा था नीम का। हाँ, नीम, वही कड़वा वाला। हाँ, नीम, वही कड़वा वाला जो कभी मीठे फल नहीं देता है। चारों तरफ अब बस यही बातें थी। अरे! नीम का पौधा लगा है, कड़वा नीम, कभी फल नहीं लगते। खैर, वो पौधा था, चुप था। उसे पता था, आम नहीं था वो। उसे पता था, आम नहीं था वो, नीम था, खास था। वो सहता रहा, धूप, आंधियों के थपेड़े और बनाता गया खुद को और सुदृढ़। और फिर समय ने अपना रूप दिखाया, जब घर में कोई बीमार पड़ा। सब चिंता में थे। खाना तो क्या, पानी का एक घूंट भी गले नहीं उतरा था। कई जतन किए गए, लेकिन कोई भी जतन काम नहीं आया। आखिर वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, कुछ सोचा, थोड़ा जांचा, थोड़ा परखा, अपनी पोथी के कुछ पन्ने घुमाए और कहा, इन्हें नीम का काढ़ा पिलाया जाए। और फिर देखती देखती सुना दिया पूरा नीम पुराण। कर दिया नीम के गुणों का बखान। सब चौंक गए। अरे! नीम का काढ़ा, वो नीम, वही कड़वा जो अपने आप उगा था घर के अहाते में, जिसपे कभी कोई फल नहीं लगता। जी हाँ, वही नीम। और वो नीम वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। जल्दी से एक बच्चे को भेजा, कुछ पत्तियां तुड़वाई, काढ़ा बनवाया गया, खिलाया गया, बीमारी हो गई दूर और सबने नीम को पहचान लिया। अब नजरिया बदल चुका था। जो उसके नीम होने पर ताने मार रहे थे, वो उसके गुणों को पहचान रहे थे। लेकिन वो पौधा था, वो अब भी चुप था। उसे पता था, आम नहीं है वो, नीम है, खास है वो। समय निकलता गया, नीम बन गया पौधे से पेड़, एक विशाल पेड़। चारों दिशाओं में उसकी टहनियां फैली थी, मानो उसकी विशाल भुजाएं। घनघोर छायाधार, जिसे देख घर वाले फूले नहीं समाते थे। बच्चों ने उस पर झूले डाल दिए। कभी झूलों पर झूलते तो कभी उसके टहनियों पर खेलते। सर्दियां शुरू होने से पहले उसकी लकड़ियां काट ली जाती। गर्मियों में उसकी छांव से सब खुश हो जाते थे। बड़े बुजुर्गों ने उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बना लिया था। घर की औरतें उसकी छांव में बैठकर आराम कर लेती थी, अपने सुख दुख साझा कर लेती थी। तरह तरह के पक्षी और गिलहरियों ने उसके घर बना लिए थे। तने के सहारे कुछ लताएं भी बढ़ने लगी। और मेरा ननिहाल है तो मेरा नाता भी करीबी है उस नीम से। हम भी झूला करते थे उसके टहनियों पर। हमने भी काफी दोपहरें उसकी छांव में बिताई। जो नीम कभी सबकी आंखों में खटकता था, आज उसे सबने सर चढ़ा रखा था। पूजा पाठ में उसकी पत्नियां काम आ जाती थी, लकड़ियां खाना बनाने में, और जो था बस अब वो नीम ही था। घर के हर एक काम में वो शामिल होता था। लेकिन शायद किसी की नजर लगने वाली, या समय का बदलाव था, या भगवान की मर्जी। एक बच्चा जो उसकी छांव में सपने संजो रहा था, उसके साख पर बैठा उड़ने को तैयार था, गिर गया। कोई कुछ कर पाता, उससे पहले ही हमेशा के लिए सो गया। घर में मातम छाया था, हर तरफ उदासी का साया। नीम की विशाल भुजाएं उसे बचा नहीं पाई।
ना पत्तियों से बनी दवाइयाँ और छाल से बने काढ़े काम आए। बरसात में पतझड़ नीम पे छाया था और उस नीम ने अपना बच्चा गंवाया था। वो पेड़ था, वो सहता रहा। जो उसे पूछते थे उन्होंने उसे मुंह मोड़ दिया। जहाँ उसके नीचे मंदिर बना था, अब उसे अपशकुनी मानने लगे थे। जो उसकी छांव में सुख दुख बांटती थी, वो उसके अमंगलकारी होने की कहानियां सुनाने लगी। अब बच्चों ने भी उस नीम के पास जाना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने तो अपनी लापरवाही को भी उसमें छुपा लिया और उस बच्चे की हत्या का दोषी उस नीम को ठहरा दिया। भला बुरा तो जो कहा वो कहा, उस नीम के आत्मसम्मान को भी जला दिया। खैर, वो पेड़ था, चुप रहा, सहता रहा। लेकिन अब टूट रहा था, पत्तियां मुरझा रही थी, ना ही नई कौपलें निकल रही थी। अपनों के तिरस्कार ने उस नीम को कुछ इस तरह झकझोर दिया, अपने गुणों को भुलाकर वो मन महसूस कर रहे थे। अब ऐसे कि गम तुम्हें हुआ है, तो उस नीम ने भी तो अपना बच्चा खोया है। चुप है अब वो, लेकिन वो कूट कूट कर रोया है। गलती नहीं थी नीम की शायद, समय की मार थी, ये तुम समझ सकते हो। वो हाथ जोड़े, सर झुकाए, अब भी खड़ा है। क्या तुम माफ कर सकते हो? जो तुमने अनुभव किया है वो उस नीम ने करीब से सहा है। हमेशा भला किया है सबका, और पत्थर सहकर चुप रहा है। उसकी सूखी पत्तियां, कमजोर होती डालियां, अपनों का मन मुटाव, अब ऐसी कुछ दशा है। उसकी सूखी पत्तियां, कमजोर होती डालियां और अपनों का मन मुटाव, ऐसी अब कुछ दशा है। ये कहानी नहीं है, सिर्फ उस नीम की व्यथा है। मेरे ननिहाल के जैसे हर घर में एक ऐसा नीम होता है। मेरे ननिहाल के जैसे हर घर में एक ऐसा नीम होता है। घर वालों की समझ और समय के साथ अपना औचित्य होता है। अब तुम सोच रहे हो कि मैं ये कहानी क्यों सुनाऊं, क्या बताऊं, मैं चाहता क्या हूं? तो जरा सोचिए, जरा समझिए, मैं उस नीम में पाता क्या हूं। अगर समझ पा रहे हो तो समझ लेना। अपने गुरूर, अपनी नाकामी, अपनी अकड़ का अंदाजा लगा लेना। वो कोई नीम हो या कोई हो अपना, उसे बचा लेना। मैं तो खड़ा हूँ उस नीम के साथ। तुम ये परवाह मत करना। अगर दिखे अपनी कहानी कुछ ऐसी, तो मन मुटाव भुला के किसी अपने को गले लगा ले। अगर दिखे अपनी कहानी कुछ ऐसी, तो मन मुटाव भुला के किसी अपने को गले लगा लेना। तो जी, ये थी मेरी एक छोटा सा प्रयास था नीम लिखने का, कि काफी सारे रिश्ते होते हैं कि वो नीम जैसे कड़वे होते हैं। काफी सारे रिश्ते होते हैं कि वो नीम जैसे कड़वे होते हैं और हम उसे पहचान नहीं पाते। एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही होती है, लेकिन एक टाइम पे आके उनकी क्वालिटीज हमें पता चलती है कि वो नीम कितना जरूरी होता है। तो ये थी मेरी कहानी, और पसंद आएगा तो प्लीज बताइए। बहुत बहुत ही खूबसूरत सोच थी। मतलब you actually gave it a personality and breathed some life into what is a like just an object. Normally हम चीजों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, आपने एक पेड़ को एक इंसान का रूप दे दिया, एक जी पात्र का रूप बना दिया। जी, तो एक्चुअली वो एक इंसान ही है, और वो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो इंसान आता ही है। ऑफ कि वो कोर्स, दिखने में वो बहुत कड़वा होता है, बहुत कठोर होता है, या लेकिन इट्स एक्चुअल में इट्स वो लाइक अ यूजफुल होता है। जी। या it's like a metaphor. या Yeah, very beautifully done. Thank you so much for sharing that with us, Krishnakant. थैंक यू सो मच। Hi, Kumundani. Hello. Yes, we can hear you. Good evening, guys. This is Kumudini. I enjoy writing stories and prose, poetry, anything. Basically, writing is my hobby. And another thing is, I'm a very big nature lover. And today I want to share a story as to how I found my Pinky, my little pet cat. And of course that will be another long story, but first I want to tell you people that I had found a little white kitty on a summer morning, and it must be around 10:30 in the morning, and I had gone out into the veranda to just to dry my towel, and I heard a very faint, as if like it's, the voice was just fading, not a complete mew, but a very half, like barely there and barely not. Like if you don't pay attention, you wouldn't know there's a little kitty that's trying to mew. And another small kid who is there in the compound. There was a temple next to my house, and this little kitty was thrown on top of the roof of the temple,
And my house being on the second floor, I could see the tall, the gumbas जो बोलते हैं, हर मंदिर के ऊपर जो कलश होता है वहाँ पे गुम्बज होता है, तो उसके कहीं पीछे कहीं ये छोटा सा बच्चा फंस गया था, बिल्ली का बच्चा. And since I grew up in Tamil Nadu, that little kid from downstairs shouted, "Akka, Akka, Pune, Pune." So Pune is not Pune near Mumbai. That person was not coming from Pune, or she was not asking me to go to Pune. Pune in Tamil means cat. So Puna Kuti, அங்க இருக்கு, மேல இருக்கு, மேல இருக்கு. So it means that the little Kuti is a little baby cat is on top. It's on top of the roof of the temple. So I called my watchman, and we put a ladder across from our wall to the wall of the temple, and we brought the tiny little white kitty, which is totally dehydrated and it could barely mew, and it was just a very feeble, almost like a child that was choking, and then we brought it home. I doused its head with wet napkin and wrapped it up in a small handkerchief which I'd dipped in cold water, and squeezed it dry. And then after about half an hour, when because it was a little burning kitty, and the white was all the fur was full of mud, and probably it was a small kitty that had walked away from there. And these kids, before they went into the classroom, they must have been playing, and as soon as the bell rang, they ran in. There was this public school was also there. It's a government school located in the compound of that temple, and the kids must have been playing with it in the morning. As soon as the bell rang, they just swung it up, and that little one landed on top of the roof of the temple. Anyway, I brought the kitty home, and then after about an hour or so, when it had the kitty had come down to the normal room temperature, I tried to feed it with a large wick made from cotton, and I dipped it in a small bowl mixed with milk and water. And by the evening, the kitty was so well settled in my house, like as if it had been living with me, I don't know from when. And in the evening, when my father came from work, he says, "What is this? I mean, why, how are you going to take care of this animal in our house, and why did you bring it in?" So in my, this super enthusiasm, because I love animals and animals love me. Wherever I go, they seem to be gravitating to me. And there is some kind of an unwritten bond between me and all species of animal, but especially cats. That's one thing I've noticed. And then somehow I managed to convince him. I said, "Only if I'm going to keep the little kitty only for 3 days, Papa. Then we'll go." There was a fish market near my house, and I said, "We'll go and leave it there so that it'll find food and shelter forever." But forget 3 days. 3 turned into 10, 10 turned into 20, and then that into 3 months. And the kitty remained with us. And it so happened that it turned out to be a little girl. And at the end of about, I think, 9 or 10 months, she gave birth to a litter of different colored cats. And one of them is totally black, whom I named Kalu. It had one green eye and one yellow eye, like an amber, the watch and go signal that we see on the roads. Then another kitty was total milk white, snow white, and it had beautiful blue eyes. And my favorite little Pinky, my little darling, she had a lot of gray fur with tiger-like markings on her, and she's born with beautiful eye-ticks in her eyes, like nature had drawn its permanent eyeliner and a little M on top of its nose. And when she would sit up, she had a complete white fur right from the tip of her chin to all her 4 legs, and otherwise the cat was gray, thick fur, long hair, and lots of black wavy marks on it, which made her look like a miniature little tiger. So, guys, this was my favorite story that I wanted to share with you. Now, everything about Pinky, my little darling, it's a very beautiful story. Maybe for another day, maybe next week, because she was more like a human friend rather than a cat. So much so that she wouldn't say a complete meow meow. She would often call my mother and me literally mama 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 mama, whether it was to ask for food mama or to call us mama mama. And like a baby, she would often lift her hands up and say pick me up, that kind of a gesture. But anyway, that's another long story.
Maybe next week or maybe some other time I'll share that story with you. I hope you guys like this story. It's amazing how animals come into our life and they give us something. Yeah, so it's amazing how they bring us something. You once you have a pet, you can never be alone. So I have felt that as well. So thank you for sharing Next that. to mother's love, a pet's love is totally unconditional. I Totally. agree. I agree. Having a pet also makes you feel like a mom. It made me feel like that Yes. when I started having dogs, even though I didn't have them at home and they live in a society compound and I just spend time with them. But animals do that. I don't know how many of y'all here are animal lovers or pet parents, because we refuse to be called pet owners. We are all pet parents, right? True. They are our furry, four-legged little babies. Of course. So thank you so much They for may not sharing speak. that. Yeah. Thank you. Bye. Okay. So let's give it up for Prayan. Prayan, hi. Tell us your story first. Introduce yourself and then tell us your story. My name is Prayan, and I'm going to narrate The Lion and the Mouse. Once upon a time, there lived a lion and a mouse. The mouse always comes on the lion's stomach when the lion goes to sleep. One day, lion got so angry he could not control and caught the mouse. And he told, "Now where you will go, huh?" So the mouse told, "Please leave me. I can help you." So the lion laughed, "Ha ha 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 ha. How can you help me?" So one day some hunters came. They got the lion. Then the lion screamed, "Help! Help!" Then the mouse turned towards the lion's voice, and then the mouse tore the net, and the lion and the mouse became the best friends in the jungle. So the moral of the story is, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, कभी कभी छोटी चीजें भी काम के लिए अच्छी होती है. Thank you. Oh. स्कूल में सीखी? No. आपने? No. Then who told you this story? Everyone knows this story. Everyone knows. Even we know. Even in our childhood, our parents told us. Who told you this story? My mother. Okay. And why do you like this story so much? Is it one of your favorites? Yes. Why do you like it so much? Because everybody in that story, everybody's equal. That's why. चलो देश का भविष्य दुनिया का भविष्य अच्छा लग रहा है. Thank you for that wonderful thought, Prayan. Thank you. Okay, we'll come back to you. Thank you. Rishabh, shall we hear a story from you today? I don't have a story today. But I'm sure you have a lot of amazing episodes also. I can't think of something, but okay, I'll just share something very short, Sure. not to take away. So it's something I heard sometime back. I don't know if many of y'all have heard it, but once Mao was actually walking through the riverside, and he saw a king who was actually trapped. On the riverbed. He was basically getting drowned, and with the rush of the river, he was getting taken away. So the farmer actually goes and helps him and saves his life. So the king goes up to him and he says, he gives him a small gift. He says, "Look, this is a small gift for you. Whenever you're in life, you're in a lot of difficulty, and you think that you can't when you have some problem and you think you can't solve it, or there's some difficulty where you think the difficulty is basically you can't crack it. That is when you open this gift and the solution will lie inside." So the farmer takes it home. Now obviously he has in mind that he can use it only once. So years pass, he becomes a father. Years pass, generations pass, he's a grandfather. Problems come, problems go. He knows that he can use it only once. So he keeps it in his locker, safe and sound, that I will use it when
something which I can't handle all myself when I really need it. So obviously he avoids using it because he knows he can use it only once. So finally, one day he's old, he's in his late 70s, and he faces a very big problem. So he thinks that, okay, I can't overcome this on my own. I think I should go to that, the king had given me. So he goes, he's like, I think this is the best time I can use it and it will help me in my life. So he goes and opens it, and he opens a piece of paper, and inside it's written, throughout your life, all your problems came and you overcame them. This problem also you'll overcome. Be strong. So basically, it's just about, every problem comes in life and you overcome. Every problem in life he had overcome, and it was a reminder that this one also he would overcome. Very nice, very inspiring, very, very true. Like how J.K. Rowling also says in Harry Potter, the magic is actually within you. And you can't do magic if you don't have magic in you. So, yes, things can only serve as a motivation, but the solutions have to be found by us. All right. Thanks for that, Rishabh. Saurabh, tell us a story. Hi, Saurabh. Hello, everyone. Am I audible? Yes. Yeah. So before I begin with my story, I would like to say two things. First of all, I would like to thank Clap and Neha for organizing this and making our evenings memorable. And secondly, I would like to say on a somber note, I would like to say that my thoughts and my prayers are with the people of West Bengal and Odisha because of the flood that has ravaged those states. And so I'm right now living in Mumbai since the past 5 years, but I was born and brought up in Kolkata. So seeing my city being ravaged by this storm is like very disheartening. Yeah. So my thoughts and prayers are with everyone there, and I hope we come out of all of this. And so also because I'm from Calcutta, so a lot of my stories, and I moved from Calcutta to Mumbai, so a lot of my stories have characters which are typically Calcutta related, or like some autobiographical nature in my stories. So a few years back, when I immediately moved from Calcutta, I had written this and I had thought that I'll write a novel and it would be like a love story. So it's called Impossible, a Love Story. And like I didn't complete it and I'm still supposed to finish it. Maybe I'll finish it when I'm 60 years old. But yeah, so the thing is that I have two excerpts from that story which I would like to share. They're relatively small, but I'll still start with one, and if time permits, then I will do the second one, depending on how you guys like it. So yeah, should I start? Yes, please do. Professor Ajitav Chaudhary was just a few inches short of 6 feet. His height concealed the little extra belly fat that he had accumulated since getting back to academic life. At 35, it wasn't surprising that he was the youngest professor in the B school. Done with his PhD, he had returned from the United States of America with an overtly idealistic ambition of joining a think tank. A couple of years there, he realized that the slow pace of administrative reform was not for him. His education helped him secure a very highly lucrative job at an MNC. He now used his knowledge to analyze the economy for that MNC. The money was good and the work was fine, but he missed those academic and policy discussions. 3 years passed like this, in this safe and secure job. And now he was in this B school, now finally doing what he was supposed to do in his life, being a professor. Sometimes all you want is able to start your life all over again. Ajitav Chaudhary was now a professor for life. His timetable at the B school allowed him to work on his book during the first half of the day. After a light lunch, he drove to the campus, which was just 15 minutes away. The first few hours went into discharging his administrative duties, guiding his interns, and checking up with the office bearers of the debating society. The dean of that academic B school had thought that he would, since he's a PhD in economics, that he would like to administer the economic society. But then Ajitav Chaudhary was completely different. He didn't ask for a lot of things, but when he asked for something, he made sure he got it. Fast forward to 5:30 p.m. and he would almost run to his class. He liked his classes more than anything else in the world. As he entered the class, there were a few students already sitting there. It was half an hour before the class would actually start, and students were just beginning to slip in.
pleasantries exchanged, the batch would chatter amongst themselves. Some liked to chat with Professor Chaudhary about the events of the previous day. He always had something interesting to say about the current affairs of the country. In the beginning, students were very wary of this strange professor who entered class half an hour before the lecture began and also was open to discussing even their lives, even their breakups, anything that mattered to them. They could do whatever they wanted as they pleased in those 30 minutes. He was there for those who needed those extra minutes for picking his brain or just talk about anything. It was 6 p.m. The class had filled up, and the noise of excited talking was beginning to subside as Professor Chaudhary stood up to begin his lecture. He beamed as he saw those young faces, some smiling, some exhausted from their work at the day job or internship, some just disinterested, hoping to get just another degree so that they could get a better job. And then there was Priya, who smiled, but to herself, who was exhausted, but would conjure up perfect replies to trick questions in seconds, and who seemed to love the classroom experience, but was still not paying her 100% attention in the class. Priya intrigued Professor Chaudhary. So again, this is in Calcutta, okay? So it is 6:45 p.m. and it's the B school which we were discussing, and it's in Salt Lake. Salt Lake is an area in Calcutta, like on the outskirts of Calcutta. So yeah, I'll begin. Now that Palak didn't need her mother's undivided attention all throughout the day, Priya could pursue her master's. Evening classes for a part-time MBA from a college in the outskirts of the city wasn't what she had planned. But for the last couple of years, she had started hating the notion of planning. A woman who had her whole life chalked out in front of her since the age of 14 was now afraid of thinking about the future. Life sure is strange. What do you think, Priya? The question brought her back to class. Turns out Professor Chaudhary was discussing a case study in the class. She thought hard to remember what she had heard, even as she was lost in her thoughts. This was easy for her. All through her academic life, she had never been punished or shouted at for not paying attention. She had this uncanny ability to remember everything she heard. Nowadays, it was getting difficult to do so, but she still hadn't lost her charm. As she jogged her memory, words like strike, employee unions, management, demands for a wage hike, names of political parties in the state came flashing in front of her. Thinking on her feet, she quickly came up with an answer which suggested that the management should take the bull by the horns and directly get in touch with the leader of the political party which was responsible for the provocation. Professor Chaudhary asked a few follow-up questions and she felt she did okay. Not her best, but given the circumstances, she had become used to not being the best. She knew Professor Chaudhary expected more from her. He was the only professor there who took his job seriously, a little too seriously, sometimes some students felt. Apart from discussing academics, he displayed keen interest in the personal lives of all of his students. MBA is all about the individual, he famously said. He knew guys in this class which guys in the class had a girlfriend, which girls had a boyfriend, which girl was active in which sport, who was an artist, and who was a single mother. That is Priya. Among everyone in the B school, he was the most kind to Priya, but he wanted her to utilize her skills to the fullest, something that Priya had stopped doing. Priya took what she got. Not that she was complaining. I have Palak. I need her, and I have her. Nothing else is important, she thought. For all she knew, if Palak wasn't there, she wouldn't even be doing an MBA right now. The thoughts started drifting. The thought of living like she had lived those few months before she came to know about her boyfriend gave her goosebumps. Priya's life had gone haywire. For the first time in her life, all her plans had failed, all except one. Summer, her boyfriend, had no idea that she had given birth to their baby girl Palak. Don't wait till you're 60 to finish this. Tu लिख, उसके पहले लिख, और जल्दी से लिख, because this story is definitely something we would want to hear the end of. Thank you. Okay? Yeah. All right. All the best, and we really hope you finish it fast. Manisha joining us. Okay. Hi, everyone. First of all, it was very nice evening
I mean, listening only Rishabh's story, I couldn't hear because somebody called me that time. But all the other stories were awesome, awesome, awesome. Romantic story है. और कभी कभी वाकई मन करता है ना अपने आप से मिलने का, खुद से मुलाकात करने का. उसके लिए परफेक्ट लगती है एक सोलो ट्रिप. और कभी कभी ऐसी सोलो ट्रिप में कोई अनजान अजनबी हमसफर इस तरह मिल जाता है कि फिर जिंदगी में कभी कोई सोलो ट्रिप करने का मन नहीं करता. बस इसी ताने बाने पर बुनी है मेरी ये कहानी सोलो ट्रिप. तो शुरू होती है ऐसे. ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम खत्म होते ही मैंने पैक किया अपना बैग और निकल पड़ी अपनी उड़ान पर, मेरी फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप पर. ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग मैंने बहुत पहले कर ली थी, होटल वगैरह सबकी मैंने बुकिंग कर रखी थी. आप ये मत सोचना कि ये सब बहुत आसान था. घर में बहुत बवाल मचा था. मम्मी बहुत गुस्सा हुई थी, बहुत चिल्लाई थी, लेकिन पापा सपोर्ट कर रहे थे. दरअसल इस सोलो ट्रिप के जरिए मैं खुद को परखना चाहती थी, खुद को जानना चाहती थी और अपनी नजर से, अपने नजरिए से दुनिया को समझना चाहती थी. ये सारी बातें पापा बहुत आसानी से समझ गए थे. माँ भी समझती तो थी लेकिन डरती थी. माँ जो है, फाइनली मैंने और पापा ने मिलके माँ को मना लिया और मैं उड़ चली. बस निकल चढ़ी अपनी उड़ान पर. और जानते हैं क्या मेरा डेस्टिनेशन क्या था? पेरिस, सपनों का शहर. क्या कहूँ पेरिस के बारे में. ये वो शहर है जो रात को सोता नहीं बल्कि और ज्यादा निखर उठता है और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है. और मेरी नजर से अगर देखेंगे तो पेरिस मोहब्बत का शहर है. हाँ भाई, मैं तो कहूंगी मुझे अपनी पहली मोहब्बत पेरिस में ही जो मिली थी. लेकिन पेरिस जो है वो एक और चीज के लिए फेमस है. अब आप कहेंगे आईफिल टावर. ना जी, आईफिल टावर नहीं. वो फेमस है अपने पिक पॉकेटर्स के लिए. जी हाँ, यहाँ के जेब कतरे. हर कहीं लिखा रहता है बीवेयर ऑफ द पिक पॉकेटर्स. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अपनी मस्ती में, अपने खुमार में हम कहीं खो जाते हैं. बस ऐसे ही एक मोमेंट पर मेरी मुलाकात, ना 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 ना, मेरी नहीं, मेरे बैग की मुलाकात शायद एक पिक पॉकेटर से हो गई थी. तो हुआ यूं कि दूसरा दिन था और मैं एफिल टावर के टॉप पर खड़ी वहां से पेरिस की खूबसूरती को निहार रही थी. फोन था हाथ में, सेल्फीज ले रही थी, पेरिस की फोटोज खींच रही थी, बहुत खुश थी कि अचानक मेरा ध्यान गया, मेरा बैग मेरे पास नहीं है. ओ माय गॉड, अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे थे. दिल घबराने लगा था कि उफ, ये क्या हो गया? अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा था. फोन तो था पास में पर घर फोन करने से भी डर लग रहा था. क्या कहूंगी? बस एक ही दिन ध्यान रख पाई मैं अपना, दूसरे ही दिन लापरवाही, और वो भी इतनी बड़ी. सर पकड़कर बैठ गई. तभी किसी ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका बैग है? मैंने आंख उठाकर देखा. ओह, ये तो मेरा बैग है. खुशी के मारे तुरंत उससे बैग लिया, लेकिन पहले सब कुछ चेक किया. हाँ, सब कुछ अंदर था. मेरा वॉलेट, मेरा पासपोर्ट, मेरे सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ बैग में था. तो जान में जान आई और मैंने उस बंदे को कहा, थैंक यू सो मच. वैसे आपको ये बैग कहाँ मिला? तो बोलता है, अजी अभी 2 मिनट पहले आप उस कॉर्नर पर फोटो ले रही थी ना अपना, सेल्फी, बस आप वहीं छोड़कर आ गई थी. हो, अपनी बेवकूफी पे मन ही मन बहुत गुस्सा आया, हंसी आई, लेकिन थोड़ी तसल्ली हुई 2 बातों की. पहला तो कोई चीज मिल जाने की, और दूसरा अनजान देश में अपने देश की अपनी बोली सुनने की. जी हाँ, वो लड़का इंडियन ही तो था.
तो मैंने उसे फिर से कहा थैंक यू सो मच। अब उसकी बारी थी। उसने सवाल किया, आप स्टूडेंट हैं यहाँ पर? मैंने कहा नहीं, मैं अपनी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप पर आई हूँ यहाँ, और देखिए ना कितनी बड़ी गलती कर बैठी। वो हंसने लगा। नहीं होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मेरी भी ये सोलो ट्रिप है, हालांकि पहली नहीं है। मैं इससे पहले कई बार कर चुका हूँ, इसलिए समझ सकता हूँ पहली बार वाला एक्साइटमेंट क्या होता है। तो फिर उसने मुझसे पूछा, इफ यू डोंट माइंड, क्या अपनी सोलो ट्रिप बाकी की आप मेरे साथ पूरा करना चाहेंगी? आई नो सोलो वाला फन नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ आज के दिन आप मेरे साथ चलेंगी बाकी का शहर घूमने? मैंने बिना सोचे उसे हाँ कह दी। पता नहीं क्यों, बस उस पर एतबार हो गया था। फिर क्या, हम निकल पड़े अपने सफर पर। आगे गए, हमने म्यूजियम देखा, मोनालिसा की स्माइल पर घंटों बहस की। बहुत सारी बातें करते करते पेरिस पहले से ज्यादा मुझे खूबसूरत लग रहा था, और हमारी बातें भी ऐसे एंडलेस सी हो चली थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि हम आज ही मिले हैं। ऐसा लगा जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा इतना लगा कि हमने पूरे दिन में एक दूसरे से अपना नाम तक नहीं पूछा। शाम हुई, वो मुझे अपने साथ डिनर पे ले गया, बोला यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आई वाज लाइक अच्छा, वाओ। तो हम दोनों गए वहां। सच, परदेश में अपना देसी खाना खाने का जो मजा है ना, वो अपने देश में भी नहीं आता। तो इस तरह से पूरा दिन एंजॉय करने के बाद अब वक्त था एक दूसरे से अलग होने का। क्यों? उसकी ट्रेन थी, वो एम्स्टर्डम से आया था, वहीं रहता था। उसने मुझसे कहा बाय, अब मैं चलता हूँ। मैंने भी कहा ओके बाय, इट वाज नाइस मीटिंग यू। बहुत अच्छा दिन गुजरा। बहुत सारी बातें करके हमने एक दूसरे को बाय तो किया, लेकिन नाम पता कुछ नहीं पूछा। होटल आई, तब ये ख्याल आया, उफ, मैंने तो उस बंदे से पूछा ही नहीं। कम से कम नाम ही पूछ लेती तो फेसबुक पे कम उससे ढूंढ सकती थी। लेकिन अब क्या हो सकता था? दिन भर की बातें याद कर करके हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। इतने में महसूस हुआ कि वो दिल के किसी कोने, बस वही याद आ रहा है। घर फोन करने का भी ख्याल नहीं आया था। जब मम्मी का फोन आया, डांट पड़ी, तब याद आया, ओह, मैंने फोन ही नहीं किया आज दिन भर। खैर, अब उसकी यादों में मैं सो गई। अगला दिन निकला, और अगला दिन मुझे जाना था ऐसे डिज्नीलैंड। मैं डिज्नीलैंड में थी, वहां की खूबसूरती भी देख रही थी और वहां की राइड्स को एंजॉय भी कर रही थी, लेकिन मन में कुछ खटक रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा दिल आज यहाँ है ही नहीं। वो कहीं किसी को ढूंढ रहा है। हर दूसरे मोड़ पर, हर दूसरे कोने पर वो उसी को तलाश कर रहा था। मैंने वहां की ऑलमोस्ट सारी राइड्स का एंजॉय किया था। मिकी माउस के साथ फोटो भी खिंचवाई थी, वहां की परेड भी देख ली थी, लेकिन हर वक्त, हर पल मेरी नजरें उसी को ढूंढती रही, जबकि जानती थी कि वो यहाँ नहीं है, कहीं नहीं है। मन को समझाया भी कि क्या कर रही है तू, आज की लड़की है, प्रैक्टिकल बन। क्या पता उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी और तू उसके बारे में सोचे जा रही है। पर क्या करें, दिल तो दिल है, मानने को तैयार नहीं। इसी तरह के ख्यालों में घूम घाम के होटल लौट लौट के आई। अगले दिन सुबह घर जाना था। दिल से ये भी आवाज आ रही थी कि माँ बुला रही है घर, कह रही है कि ओ नादान परिंदे, अब घर आ जा, मेरे पास आ जा। ठीक है, बैग पैक किया, चेकआउट किया और निकल पड़ी एयरपोर्ट के लिए। जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंची तो हैरान रह गई। वो वहीं खड़ा था, मेरा इंतजार कर रहा था। एक पल को मैं ठगी सी रह गई, और जैसे ही उसने मुझे देखा, शाहरुख खान की तरह अपनी बाहें फैलाकर जैसे मुझे वेलकम करने लगा। और मैं
दौड़ के उसके पास जाकर उसकी बाहों में इस तरह समा गई, बिना बोले बिना कुछ कहे हम दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे को कह दी। जब जज्बातों का तूफान कम हुआ तब वो बोला, ओए मेरा दिल चुराने वाली लड़की, अपना नाम तो बता दे। हंस पड़ी मैं उसके रोमांटिक अंदाज पर। मैंने कहा, मेरा नाम कविता, और तुम? तो वो बोला, मैं अक्षत हूँ, और इससे पहले कि अब ज्यादा देर हो जाए अपना फोन नंबर दे ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके और मैं जल्द फिर तुझे लेने आ सकूं। मैंने जल्दी से अपना फोन नंबर उसे दिया, उसने भी अपना नंबर मुझे दिया, और बस अब हम दोनों फिर से अलग अलग अपने रास्तों पर चल पड़े थे। मैं अपने घर लौट रही थी और वो मुझे बाय कर रहा था। अब कोई दर्द नहीं था, बस सुकून था, चैन था, जिंदगी भर का हमसफर जो मिल गया था। बस इसी खुशी में लौट आई मैं घर उसके इंतजार में। दैट्स इट। वाओ, यू नो समटाइम्स बस एक माहौल बन जाता है, एक पल बन जाता है, और आपको उस पल का जो यू वांट टू जस्ट सेवर दैट मोमेंट, उसका रस बस पीते जाना हो, बस एक वैसा है। क्योंकि आई थिंक सोलो ट्रिप्स तो अपनी जगह पे, पर ये अपने आप में एक लव स्टोरी भी थी। सो आई थिंक या हम सबके अंदर एक सिमरन होती है, मेरे अंदर तो है। यस। ये आपकी वाली सिमरन है। बट यू नो, यू स्पोक ऑफ सोलो ट्रिप्स, एंड उससे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मैंने इस मार्च में अपनी पहली सोलो ट्रिप की अभी। तो पहली बार लाइफ में जाके मैंने सोलो ट्रिप किया। इसके पहले आई हैव गॉन विद फ्रेंड्स थोड़े बहुत, लेकिन अकेले कभी नहीं गई हूँ। तो आई हैड अ फ्रेंड लिविंग इन गोवा एंड आई डिसाइडेड टू गो ऑफ टू गोवा। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, अ सोलो ट्रिप कुछ कुछ करता है। इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट इट डज चेंज समथिंग इन यू। And I feel everyone should definitely take a solo trip at least once in their life. मैं उस ट्रिप से एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। छापरा फोर्ट करके गोवा में एक जगह है। अगर पीपल हु डोंट नो, द रेफरेंस इज दिल चाहता है, सबने देखी है। यहाँ पे कोई नहीं होगा जिसने दिल चाहता है नहीं देखी है। तो वो जो आइकॉनिक शॉट है ना, जहाँ पे वो तीनों बैठते हैं जिस दीवार पे, और वो जहाज को देखते हैं छोटा होते हुए और फिल्म के एंड में बड़ा होते हुए, वो छापरा फोर्ट है। तो मुझे तो ये था कि अगर मैं गोवा जा रही हूँ तो मुझे, मतलब होता है ना, मत्था टेकना है। वैसी वाली फीलिंग थी कि छपरा फोर्ट के ऊपर जाके जहाँ पे दिल चाहता है शूट हुई थी, मुझे वहां पे जाना है। तो मैं गई, छपरा फोर्ट देखा। तो किसी ने मुझसे कहा था कि आप जब छपरा फोर्ट के एरिया में जाओगे तो वहां पे देर इज अ प्लेस कॉल्ड द छपरा जूस सेंटर। You have to visit that juice center because आपको वहां पे they will show you how to make juices, how they make juices and all. So I was like, चलो कुछ नया करेंगे। मैंने इतना ढूंढा वो जगह मिली ही नहीं। बाद में जैसे हम बम्बईया स्लैंग में कहते हैं ना, पोपट हो गया। बिकॉज अपेरेंटली वो एरिया में बहुत सारे जूस सेंटर्स थे, बट ऐसा कोई जूस सेंटर नहीं था जहाँ पे ये आपको ऐसा टूर वगैरह कराते हैं। जो अपने छोटे छोटे जूस सेंटर्स होते हैं ना, बाकड़ा होता है, मशीन होता है, फ्रूट होता है, जूस बना के दे देते हैं, वैसा था। तो आई वाज लाइक, चलो अब यहाँ तक आ गए हैं। वो बंदे ने, टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि मैं लोकल हूँ, मैं आपको ले जाता हूँ अच्छा जूस सेंटर, ले गया। मैंने कहा ओके। अब ये वो नहीं है जो सोचा था, बट देन आई लव फ्रूट्स, आई लव जूसेस, आई सैट देयर। मैंने उनसे एक फ्रूट प्लेट मंगवाई। मैंने बोला आप पार्सल कर देना, बिकॉज वो प्लेस बहुत छोटी थी, बहुत सी भीड़ थी वहां पे, प्लस कॉन्स्टेंटली एक स्मेल भी था। यू नो, छोटी जगहों पे वो फ्रूट्स और ये सब के छिलके विलके होते हैं, तो उसकी एक डिकम्पोजिशन की एक स्मेल होने लगती है। तो आई वाज लाइक, मुझे जल्द से जल्द यहाँ निकलना है। मैंने एक जूस उनसे पार्सल करवाई, उन्होंने बॉटल में भर दिया। मैं वहां से निकल रही थी और एक बूढ़ी अम्मा जी आई। तो वो अम्मा जी बोलती हैं कि बिकिनी के लिए सेरोंग लेके जाओ। मैंने बोला मैं बिकिनी पहनने वालों में से हूँ नहीं, मैं आपका सेरोंग लेकर क्या करूँ। तो बोलती है देखना इतना सुंदर है। उसने निकाला, एंड शी वाज रियली ओल्ड। ओके, वो काफी बुजुर्ग थी।
मतलब मुश्किल से उनके हाथ की उंगलियां बेंड हो रही थी, उन्होंने मुश्किल से बैग का ग्रिप लिया हुआ था, नॉर्मल पॉलिथीन की जो बड़ी वाली बैग होती है वो थी, हाथ डाला और उसमें से स्कार्फ पे स्कार्फ निकालते गए। फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये बड़े वाले सेरोंग्स बोल रहे हैं वो, ऑब्वियसली गोवा के क्राउड के लिए सेरोंग एक अट्रैक्टिव चीज हो जाती है, बट देखने जाओ तो दे वर स्कार्फ्स, तो हम तो उसको कैसे भी पहन सकते हैं। माय हस्बैंड लव्स स्कार्फ्स, तो मेरे मेरे जितने दुपट्टे का कलेक्शन नहीं है उतना मेरे हस्बैंड का स्कार्फ्स का कलेक्शन है। तो मैंने कहा चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसमें से चुन के एक दो अच्छे स्कार्फ्स ले जाती हूँ, कोई नहीं तो वो काम उनको काम आ जाएगा। Because honestly, I just wanted to buy something from that lady. I was like, I told her, I said, मुझे नहीं खरीदना है। पहले मैंने उनको बोला, मैं कहा मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं खरीदना है। आपको, she like, मुझे कुछ खाना है। मैं कहा मैं आपको फ्रूट प्लेट दिला देती हूँ, आप फ्रूट खा लो। बोला वो खाना खाना नहीं है, मैं आपको अगर कुछ बेचूंगी तो मैं उस पैसे से खाऊंगी। तो मैंने कहा ओके, तो अब तो मुझे उनसे कुछ खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन्हें 100 रुपए का फ्रूट प्लेट दूं या मैं 100 रुपए का स्कार्फ दूं, बात एक ही थी। लेकिन उनके लिए वो एक गुरूर की बात हो गई थी कि अगर मैं खाऊंगी तो मुझे आपका दान नहीं चाहिए, मुझे अपने मेहनत की रोटी चाहिए। तो आई वॉज लाइक ओके, आई वेंट इन टू हर बैग, आई बॉट द स्कार्फ, बॉट 2-3 स्कार्फ, देखती गई, बहुत सुंदर थे, पसंद आ गए, थोड़े खरीद लिए। फिर मैंने उनको पैसा दिया। तो मेरी एक आदत हमेशा रही है कि जब मुझे लगता है ना कि किसी की को जरूरत है या किसी ने कुछ कला से कुछ बनाया है, एक हुनर से बनाया है, तो मैं ना उनसे भावतोल करती हूँ। उल्टा अगर मेरे से हुआ तो मैं 2 रुपए ज्यादा दे दूंगी। तो अगर उन्होंने बोला कि मैंने घड़ा बनाया है और 100 रुपए का है, तो मैं उन्हें शायद 150 दे दूं, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट दीज होम ग्रोन आर्टिस्ट, दीज स्मॉल स्केल पीपल जो एक छोटी रकम से अपनी आमदनी बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर देम इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, वो लोग जितने पीस ज्यादा बेचेंगे उतनी कमाई ज्यादा होती है उनको। तो मैंने उनसे कहा, उनका टोटल उन्होंने कुछ जो भी रेट्स बोले थे उसके हिसाब से कुछ 280 या ऐसे कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आप 300 रख लो। उन्होंने वो 20 रुपए भी ना बोले, बोले जब मेरी चीज का दाम इतना ही है तो मैं इतना ही लूंगी, मैं 20 रुपए ज्यादा नहीं लूंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने वहां से एक जूस की बोतल खरीदी, मैं कहा आंटी मेरी तरफ से गिफ्ट ले जाओ। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया एज अ गिफ्ट। और बाद में मुझे, शी वॉज टॉकिंग इन गुजराती, वो अहमदाबाद से थे, तो बोलते उनको पता नहीं क्या सूझा कि शायद मुझे गुजराती आती होगी या क्या, उनको पता नहीं, गुजराती में बात करने लगे। तो मैंने उनको जवाब दिया। तो जैसा भी थोड़ी देर पहले हितेश जी, अभी शायद वी लॉस्ट कनेक्शन विद हिम, बट जैसे हितेश जी के साथ हुआ तो ही लाइक आपको आती है, मैंने कहा हाँ मुझे आपकी भाषा आती है। तो मैंने थोड़ी देर उनसे बात की एंड देन शी टोल्ड मी कि मेरे बच्चों को मेरी पड़ी नहीं है, मुझे नहीं पता, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है अहमदाबाद में कहीं पे, लेकिन मैंने कहा तो आप गोवा में क्यों रहते हो? तो बोला नहीं, मैं गोवा में रहती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक आमदनी का जरिया मिल गया। मैं एक दिन ट्रेन में बैठी थी, मैं बैठे बैठे गोवा पहुंच गई, मुझे बिठा दिया गया था ट्रेन में और मैं गोवा पहुंच गई। और मुझे गोवा से अहमदाबाद जाने का जरिया नहीं पता, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे जाने का मन नहीं है। और मुझे यहाँ पे रास्ता दिख गया कमाई करने का, मुझे सोने के लिए यहाँ आसपास कहीं ना कहीं कोई बेंच मिल जाता है और ये लोग मुझे हेल्प कर देते हैं, तो मैं यहाँ सो जाती हूँ। और मुझे खाना खाने के लिए ये सेरोंग्स स्कार्फ जो भी है मैं बेच के मुझे इतना पैसा मिल जाता है कि मेरा 2-3 वक्त का खाना निकल जाता है। तो जो आमदनी होती है मैं उसके हिसाब से करती हूँ। मेरी जिंदगी अभी कुछ ही दिनों की बची होगी, कितना बचा होगा, she was probably 60, 65 or something like that, or maybe older actually, probably 70, because इतनी झुर्रियां, इतना उंगलियां सिकड़ी हुई, थोड़ा पेंट थी ऐसे, तो उनकी बॉडी को देखते हुए तो शी माइट बी क्लोजर टू इवन 70। बट आई वाज, what amazed me was, and why this episode stayed with me, and अभी आपने सोलो ट्रिप की बात की तो मैं एक्चुअली आज किस्सा कोई और सुनाने वाली थी, बट मुझे ये किस्सा सुनाने का मन किया आपकी सोलो ट्रिप की बात से। और ये आंटी मेरे जहन में इसलिए बस गई क्योंकि
इतना उन्होंने देखा था. It is to be assumed that her children probably disowned her, and that's how she landed in from Ahmedabad to Goa. We don't know what she only said कि मैं ट्रेन में यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से अहमदाबाद जाना मुझे नहीं आता. हम अनुमान लगा सकते हैं, सच्चाई पता नहीं है क्या है, लेकिन जो भी हो, अगर बच्चे छोड़ गए हों या कोई भी वजह हो, उस उम्र में उस फिजिकल कंडीशन के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया कि मुझे सर्वाइव करना है ना, मैं सर्वाइव कर जाऊंगी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शी फाउंड अ वे टू सर्वाइव विथ डिग्निटी. I don't want to live on charity. I don't want to live by begging, and I don't want to live on people's daya or sympathy or something like that. मैं मेहनत करूंगी, जो मुझे आता है मैं उस मेहनत से 2 पैसे कमाऊंगी, और उस 2 पैसे में जितनी मेरी चद्दर बन रही है, उस चद्दर में मैं अपने पैर फैला के बाकी के दिन निकाल लूंगी. And that was something that was so inspiring, that you don't need much to live. And if हम लोग अगर ये चीज समझ नहीं पाए हैं ना, तो ये जो इस वक्त पूरा लॉकडाउन का फेज चल रहा है ना, आई थिंक उसमें हमको एहसास हो गया होगा कि जिंदा रहने के लिए कितनी कम चीजों की जरूरत है. बाकी तो शोशा कितना हम करते हैं वो आई थिंक अब समझ में आ ही गया होगा. we haven't visited a restaurant in at least 2-3 months. We are alive. हम लोग को 3,000 डिनर फॉर 2 5 स्टार का नहीं किया है, बट हम जिंदा हैं. हम एंड द वे शी सेड ना, मैं दान पे नहीं, मैं अपने मेहनत की खाऊंगी. मुझे खाना नहीं चाहिए, आपको मेरा स्कार्फ खरीदना है खरीदो, मैं उस पैसे से अपना खाना खरीदूंगी. So yes, it takes very little to live, but it takes a lot to live a life of dignity. And I hope that this example is something that stays even with you guys, that dignity से बढ़ के शायद जिंदगी के लिए कोई और बड़ी खुराक नहीं हो सकती है. हम खाना खा लेते हैं, एक खुराक वो होती है, लेकिन जब इज्जत की जो खुराक है ना, आई थिंक उससे बेहतर कुछ नहीं होगा. सो ये मेरा किस्सा था आप लोगों के लिए. इनफैक्ट ये सोलो ट्रिप मेरे लिए और भी स्पेशल इसलिए थी क्योंकि इंकहार्ट डायरीज की शुरुआत वहां से हुई. I always wanted to have some kind of a public platform जहाँ पे मैं कुछ लिखती या मैं कुछ ये करती. बहुत टाइम से सोच रही थी मैं ब्लॉग करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी. अब की बार मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम वगैरह करती हूँ. अब मैं जब गोवा जा रही हूँ, let me try and make a photo feature. And if you all go to my Instagram page, the Inkheart Diaries page, the first thing you will see is the photo feature of the solo trip. And the way I could see things on that solo trip, वहां से जो मुझे एक अलग ही तरीके से मैंने देखा. मैं गोवा की मेरी पहली ट्रिप नहीं थी, मैं गोवा पहले भी गई थी, लेकिन वहां से मैं इतने किस्से और इतने कहानियां लेकर आई हूँ कि जैसे मौका मिलेगा, and the more we interact and when there is a chance in another episode, I might probably go back and tell some other story from there. But मेरे लिए वो 5 दिन में 50 कहानियां शायद कम से कम मैं लेकर आई उन 5 दिनों में. So yeah, it's that. Thank you. एक मिलकर एक कहानी बनानी है क्या? Great. Okay. So yes, Manisha wants to say something. Yeah, it was nice hearing you about your solo trip. वैसे मैं अपनी लाइफ में कभी किसी सोलो ट्रिप पे नहीं गई हूँ. जिंदगी ने कभी वो वक्त नहीं दिया. सिर्फ मैंने अकेले एक बार ट्रैवल किया है, वो नैरोबी से उदयपुर, सिर्फ एक बार. जब मेरे बच्चे नहीं आ सकते थे और मुझे जाना जरूरी था. But this story, I was inspired because I was talking to my brother's wife, and her sister went to a solo trip. So she was sharing the things with me. So I don't know, somehow it stuck in my mind, and I always think that I want to go somewhere. So many times, you can understand, you are also a housewife. तो घर में जब बहुत कुछ होता है, तब हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि एक दिन सब छोड़कर अकेले अपने लिए कहीं निकल जाना है.
For me तो it was बस for me it was it's in my bucket list. मुझे एक बार तो सोलो ट्रिप करनी है, तो मैं या या सो मेरा अभी तक वो हुआ नहीं है, लेकिन बस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग वाज इन माय माइंड. एंड एक्चुअली दीज काइंड ऑफ स्टोरीज आई यूज्ड टू डू ऑन माय रेडियो शो, एंड देयर व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन नॉर्मली. मैंने उसका नाम दिया है अतरंगी सवाल, बिकॉज इट इज जस्ट नोवेयर आउट ऑफ द बॉक्स. और उस सवाल से मैं अपनी कहानी को लिंक कर देती हूँ. तो कहानी भी, मैं जो सवाल था मेरा वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड था, तो मुझे ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही स्टोरी करना था, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई मेड लाइक दैट. तो Okay. हाँ, Kumudini is writing that yes, there are so many things I have seen this, but somehow I'm still feeling that when it will be, I will be too much that yes, now I want to go, then only I will go. अभी तक उतना मन में आया नहीं है, बट हाँ, ये 1-2 साल में मेरा प्लान है कि मुझे 1-2 साल में ऐसा करना है. और अब Amen 2 to साल, that, तथास्तु, वो हो. या क्योंकि अभी देखो 2 साल तो वैसे भी लगेगा ना, ये कोविड का सारा Of course, yes. शांत अब होने. 2 साल तक तो travel करना is impossible. I'm so happy कि just before this lockdown का madness, मैं मार्च में ही अभी जाकर आई हूँ. Okay. Oh, I was like, okay, चलो. So guys, अब एक ये चीज करते हैं. I'm going to call it हमारी कहानी. Okay. Okay. So I want someone to give me the name of a film. Right now, we will use our chat section. Okay. Okay. I want all of y'all to tell me your favorite film. Put it in the chat session. In the chat section. Type it. Okay. We have Thappad. We have Sholay. We have Dil Chahta Hai. Everybody note Dil Chahta Hai. Okay. Now I want all of you all to type the name of your favorite city. Okay. Kumudini has entered the field. Mumbai, Mumbai, Mumbai. Udaipur, Chennai, Mumbai. देखो, पॉपुलैरिटी वोट तो मुंबई को जाता है, लेकिन स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से मुंबई नहीं करेंगे. सॉरी, नॉट अलाउड. वी हैव उदयपुर, वी हैव ऊटी, शिमला, Bangalore. Nah. Okay, let's go with Shimla. So everybody take second. Okay, Kumudini, you missed our first cue. Take your first cue, Dil Chahta Hai. Your second cue will be Shimla. I need a color. Tell me your favorite color. ऋषभ तो ब्लू ही पहन के बैठा है. ब्लू उसका फेवरेट कलर होगा ही. Okay, yellow, red, green, red, blue. So we have 2 blues, 2 reds, we have 3 blues. Oh, we have a different color coming in the picture now. Okay. Since blue has got the maximum votes and blue is also my favorite color, we will take blue. Okay, so your third cue is blue. Now give me an emotion. Give me an emotion that you all think, yeah, excited, happy, funny, sadness, happy, happy, happy. Love. Love is a universal favorite. Hate nahi, Saurabh nahi, no, hate nahi. There's too much bad happening outside. No. Passion, excited. I think we should take love. Love and eventually encompasses all emotions, no? Okay, so our fourth cue will be love. Okay, and give me a favorite animal. Dog, lion. I knew Prayan will say lion. Okay, turtle. Interesting. Chimpanzee. Puma. No, dog बहुत normal है. Zebra अलग है. So not popularly found animals or discussed animals are zebra, puma, chimpanzee, teddy bear, hippo. चलो hippo लेते हैं. ठीक है? Okay. So has everyone got these cues? Dil Chahta Hai, Shimla, blue, love, and hippo. You have exactly 5 minutes. Okay? Write a story and you're going to tell us that story. It has to have all these 5 cues in that. It can be a 5-line story, it can be 7-line, it can be chota. But you have the next 5 minutes, everybody is going to put their pen to paper, put all these 5 cues that we have together and come up with
whatever you can come up with. Okay. And even the people who are in the audience have to do it. So don't tell me I was here to be an audience. I'm just going to put these cues again for y'all in the chat here. So in case if y'all need to refer, y'all will have it. Time up, guys. Ho gaya. 5 ki jagah 6 minute diya. So if anyone's not finished, then hard luck. I also didn't finish, but it's okay. Okay, so we are gonna go in order of the people I can see as per my screen. And I want to hear each one of your stories. Okay. Chalo. Manisha, you're the first one in the grid. So go. ओके तो मेरी स्टोरी है ऐसे शादी के दूसरे ही दिन बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए पतिदेव बोले सुनो मैंने ना पहले से कुछ प्लान नहीं किया है हनीमून पे कहाँ चलना चाहोगी और मैंने लगभग उछलते हुए कहा शिमला मुझे ना बर्फ बहुत अच्छी लगती है और जब मैं बर्फ ढके हुए सफेद पहाड़ और उनके ऊपर छाए हुए नीले नीले आकाश के बारे में सोचती हूँ ना तो बस दिल चाहता है उड़ के वहां पहुंच जाऊं बस फिर क्या था मेरे प्यार में पागल मेरे बुद्धू पतिदेव उठे और तुरंत जल्दी जल्दी जितनी जल्दी वो तैयारी कर सकते थे शिमला की सारी तैयारी कराए हाँ थोड़ा दिक्कत हुई थी कि शिमला तक पहुंचने की फ्लाइट या ट्रेन का अरेंजमेंट नहीं कर पाए लेकिन एक्साइटेड थे तो अगले ही दिन हम निकल पड़े काफी रास्ता हमने ट्रेन से ट्रैवल किया था लेकिन चंडीगढ़ से आगे हमें बस में जाना था और बस में जाने की एक बात यह है कि जितना पहाड़ी रास्ता खूबसूरत उतना ही घुमावदार पहले तो मैं उस रास्ते का बहुत मजा ले रही थी लेकिन उसके बाद जो मेरी तबीयत बिगड़ी है उफ जब हम होटल पहुंचे ना तो जाकर बिस्तर पर मैं ऐसे गिरी जैसे कि कोई हिप्पोपोटामस Nice. Nice. I guess सारे शब्द आ गए उसमें Yes. आ गए. Okay, that was good. Okay, next is Kumudini. Chalo. Yeah, my story is ready. Roaming on the Mall Road in Shimla, I saw an open-air garden restaurant. It was a beautiful, picture-perfect place with small pots, floral plants all around, shaded colorful glass lamps, plenty of birds chirping, and this place seemed like heaven on earth. I was there to place my order for lunch, and out of nowhere, suddenly a baby hippo waddles into the between the tables and chairs, knocking down a few. And I was so thrilled to see that little baby hippo, and I was very surprised that how come this little creature is here. The owner said that they had rescued it. It seemed to have been found roaming somewhere at the base of a hillock, and they brought it here since they have a lot of open space in their restaurant. And the baby is barely 4 months old. And you know what? It is wearing a blue and white smart t-shirt. It had stripes on it, and the colors were blue and white. And I forgot everything about placing an order for my lunch. Instead, I enthusiastically started feeding the baby hippo its 2-liter bottle of milk with the baby food preparation made specially for this little hippo. And I was enjoying the buchuk buchuk buchuk, the slurping sound, like how when the babies drink milk, वो जो चुस्कियां लेते लेते और आसपास थोड़ा थोड़ा लिटरली वही मैं देख रही थी कि चाहे इंसानी बच्चा हो या कोई जानवर का बच्चा हो वो जो निखालसपन वो जो एक निर्दोष और ये जो I don't know, there's a lot of innocence, and probably because I love animals, I literally fell in love with the little baby, and I was enjoying listening to its slurping sounds, and then later a burp, loud burp sound. And that little one enjoyed being scratched behind the ears, below the chin. The skin was exceptionally soft and tender, and it had a perpetual smile on its face.
And that memory is so incredible, and that experience is so beautiful that even now, years later, it is distinctly etched in my memory of this little adorable creature. It was a fantastic, adorable encounter. इसीलिए है ना, दिल चाहता है कि मैं किसी दिन अपने फार्म हाउस पे, घर छोटा मगर आसपास जमीन ढेर सारी खुली, और वहां पे हर किस्म के जानवरों को एक आके अपनी मर्जी से, मैं किसी को खरीद के नहीं लाऊंगी, because that is very cruel. I don't believe that you should tie those animals down into little cages or on any trees or something like that, not by force, but the farmhouse will be a welcome abhay aranyam जिसे बोलते हैं ना, a little sanctuary. वैसे वहां सब प्राणियों का बहुत ही स्वागत होगा. कभी किसी दिन ऐसा फार्म हाउस बनाऊंगी, और वहां पे हाँ, मेरे 4 पैर वाले, चाहे पंछी हो चाहे जानवर हो, वो मित्र, और हाँ सच में जो इंसान मित्र, जो इनको उतना ही प्यार दे सके, to these unconditionally loving creatures. Both the friends are welcome, whether they are from the animal world or from the human world. So this is my story. Okay. Thank you. Thank you. Okay, Rishabh, go, your turn. ओके, शिमला सिर्फ पिक्चरों में देखा था, फिर असल में देख लिया. नीले आसमान और बर्फीले पर्वत से प्यार हो गया. शिमला के बागों में, आई एम नॉट सो ग्रेट एट हिंदी, बट शिमला के बागों में एक परी सी दिखी. रोज वो अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर से निकलती, अपने सहेलियों के साथ हंसती हंसाती. दिल चाहता है उससे बात करूं, उसे जानूं, उसे अपना दोस्त बनाऊं. रोज मैं ये सोचता कि कब आएगा वो दिन, पर अंदर से कुछ हिचकिचाहट सी थी. रोज उसे देखता, रोज वो आती, रोज वो जाती. फिर एक दिन सुबह वो दिखी नहीं. उसी समय बाहर देखा उसकी, सोचते हुए कि वो दिखेगी नहीं, पर दिखे बहुत से हिप्पोपोटामस. तो काफी चौक उठा कि ये क्या है. तो एक हिप्पोपोटामस मेरे तरफ आया. मैं घबराया और भागा, तेज भागा. हिप्पोपोटामस पीछे, मैं आगे हिप्पोपोटामस पीछे. लगा कि अब वो मुझे कुचल देगा, और मैं चिल्लाया, मुझे बचाओ. और अचानक से मम्मी ने पानी डाला और मुझे उठाया. सुबह हो गई ऋषभ, ऑफिस जाने का टाइम हो गया. Okay, Prayan, what did you write? एक दिन मैं शिमला गया. वहां पर भल भरी हवा में नीले आसमान को देख सपनों में खो गया. दिल चाहता था कि पशु पक्षी जैसे हिप्पो, लायन, टाइगर, इनके साथ मैं बहुत प्यार से. हो गया? हाँ. Oh, पता नहीं चला. So cute. Thank you, darling. Mrinal, you're next. Yeah, so I've written something, but I mean, I'm not good in writing. I've never written anything. It's okay. Especially, It's the first time always. Yeah. So, like, it starts like, दिल चाहता है कि इन COVID-19 के समय में हम एक साथ कहीं चले जाए. We all are struggling with this tough time. हम सब घर पे बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, कोई घर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है. तो इन समय में हमें पता चलता है कि एक रैट रेस में हम लोग खो चुके हैं. उससे बाहर आने का हमें एक विंडो मिला है कि चलो ये जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी बहुत लिमिटेड हो गई है, हमें इससे बाहर भी आना चाहिए. तो मन करता है कहीं शिमला चले जाए, जहाँ की बर्फीली वादियां, नीला आसमान, जिससे हमें ऑलरेडी प्यार है, एक बार फिर से प्यार हो जाए. लेकिन जब हम असलियत पे आते हैं तो हमें पता चलता है घर ही हम बैठे हैं, वही काउच के ऊपर हिप्पो की तरह हमारा समय पसार कर रहे हैं. आई हैव नॉट रिटन मच, बट थोड़ा सा ही लिखा है. बट इसको जरूर एक नाम देना चाहिए, तो मैंने इसको नाम भी दिया है, इमेजिनेशन वर्सेस करंट सिचुएशन. Nice. Sunny, bolo. Yeah, this is my first time. I've just created I like to take my daughter to zoo every week, and I promised her to take once again. But I had to leave to Shimla with my family with my blue Superman t-shirt, and while walking on the mall road,
दिल चाहता था कि यहाँ कहीं हिप्पो दिख जाए, so that I can see my daughter smile again. I'll just share my story. It was snowing heavily in Shimla that evening. The blue sky had turned a sad, dark black. Even though it was such a tough snowstorm, there was still love in the air. Simran, Simran's heart, which was missing Raj, couldn't stop saying, Dil chahta hai. However, her Raj was in Amsterdam, ditching her for an hippo. From that day on, Simran decided she didn't need Raj to be happy. All Simran needed was a hippo. Saurabh, that was really funny. I'm happy to hear a very funny one from you. It was a warm summer afternoon in the month of May. We had taken a trip to Shimla. Due to heavy fog, we were compelled to stay indoors. I was eyeing my surroundings, bored to death. I wanted excitement, but my parents were more than happy gazing into the frosty glass windows. They thought I was asleep and were talking of how they should plan another honeymoon and leave me with my grandparents. I smiled mischievously, would spoil that plan. Suddenly, a big brown nostril clamped up against my window. Green eyes were glaring through. There was a hippo. I couldn't believe it. There was a hippo at my window. I was elated because I finally felt I had found my adventure. I fed him an apple. Then I touched his nose. I excitedly called out my parents. My parents looked at me, wondering what was wrong with me. I pointed at the window, but there was no one there. I don't know whether I was dreaming or whether the hippo had disappeared, but I wasn't feeling blue anymore. It must have been a dream. Who can see a hippo in Shimla at the window? Humming the title track of Dil Chahta Hai, I left the room to walk in the garden, leaving my parents alone to romance. At least someone should get their excitement. Okay.